नमस्कार मित्रों, आज अपने राजस्थान की कला और साहित्य के बारे में पढ़ेंगे और टॉपिक रहेगा राजस्थान की बोलियां। तो मैं शुरू कर रहा हूं टॉपिक को। राजस्थान की भाषा और बोलियां। राजस्थान की भाषा और बोलियां पढ़ेंगे और भाषा और बोलियों के संदर्भ में अपन ये जानेंगे कि क्या संविधान में इसके संदर्भ में चर्चा है। राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, मैं राजस्थानी भाषा के संदर्भ में चर्चा करूंगा पूरे वीडियो में। तो राजस्थान के यदि संविधान की बात करें तो राजस्थानी भाषा में 12 अनुसूचियां हैं और इन 12 अनुसूचियों में जो 8वीं अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इन 22 भाषाओं में राजस्थानी भाषा का उल्लेख नहीं है। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि संविधान में संवैधानिक रूप से राजस्थानी भाषा को दर्जा प्राप्त नहीं है। तो फिर सवाल यह है, तो फिर राजस्थानी भाषा क्या है? राजस्थानी भाषा केवल मातृभाषा है। राजस्थानी भाषा केवल मातृभाषा है और याद रहे 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अब जब मातृभाषा है तो राजपाट के कार्यों के लिए राजभाषा की भी आवश्यकता होगी। तो यदि बात करें राजभाषा की, तो राजभाषा अपनी है हिंदी और सभी को याद होगा कि 14 सितंबर के दिन हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का कला साहित्य आर्ट का पार्ट चल रहा है और इसमें राजस्थान की भाषा और बोलियों पे चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न तो यही कि क्या संविधान में इनकी कहीं चर्चा है? तो फिर संविधान की बात करें तो 12 अनुसूचियां, उनमें से 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है और इन 22 भाषाओं में राजस्थानी भाषा का उल्लेख कहीं नहीं है। इसका मतलब है राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। तो फिर क्या है? राजस्थानी भाषा केवल मातृभाषा है और 21 फरवरी के दिन राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। फिर राजभाषा की बात करें तो वो अपनी हिंदी है और 14 सितंबर के दिन हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है। अभी यदि चर्चा करें राजस्थानी भाषा की लिपि की, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखें 2 प्रकार की लिपियां पढ़ेंगे। एक तो वो लिपि जो प्राचीन काल में थी यानी प्राचीन लिपि, और एक पढ़ेंगे वर्तमान लिपि। बात करूं मैं प्राचीन लिपि की, तो प्राचीन लिपि मुड़िया थी और इसी मुड़िया को महाजनी लिपि कहा जाता है और इसी महाजनी को बाणियावाटी भी कहा जाता है, क्योंकि बढ़िया लोग इसका इस्तेमाल करते थे अपने भाइयों के लिए। मुड़िया क्या है? तो मुड़िया अक्षर है और इन अक्षरों का यदि पूछ ले आविष्कार करता कौन, इनका आविष्कार किसने किया, तो बता दीजिएगा मित्रों, टोडरमल है। काफी अच्छा प्रश्न बन सकता है यहां से कि मुड़िया के अक्षरों का आविष्कार करता कौन, तो बता दीजिएगा टोडरमल है। अभी यदि वर्तमान लिपि की बात करें तो वो है देवनागरी। अब तक 2 बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1, क्या राजस्थानी भाषा का संविधान में उल्लेख है? नहीं है। क्या राजस्थानी भाषा राजभाषा है? नहीं, केवल मातृभाषा है और राजभाषा हिंदी है। लिपि की बात करें तो 2 बात करेंगे। नंबर 1 प्राचीन लिपि और फिर वर्तमान लिपि। प्राचीन लिपि मुड़िया कहते हैं इसको और इसका दूसरा नाम महाजनी है और तीसरा नाम बढ़ियावटी है। यदि बात करें मुड़िया अक्षरों का आविष्कार करता की, तो वो टोडरमल है और यदि वर्तमान लिपि की बात करें तो वो देवनागरी है। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। आगे बढ़ता हूं। अब यदि इस पे राजस्थानी भाषा की चर्चा की जाए कि ठीक है संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है, ये एक मातृभाषा है
एनसीईआरटी 8वां अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ, उसमें इसको ये मान्यता दी गई और इसकी लिपि अपन लोगों ने देख ली। तो अपन अब बात करेंगे इसके वृक्ष वृक्ष की, कि इस बोली का जो वृक्ष है वो कैसे स्थापित हुआ। चल रहा है राजस्थान का भाषा एंड बोलियों का टॉपिक। यदि वृक्ष की बात करें तो सबसे पहले आर्य लोग आए और आर्य भाषा कहलाई। आर्यों की भाषा और फिर वैदिक भाषा, और इस वैदिक भाषा के दो रूप थे मित्रों, याद रहे, अच्छे से रट लेना। एक तो पाली और दूसरा संस्कृत। बात करें पाली की तो पाली के फिर 3 रूप हुए। नंबर 1 है सोरसेनी प्राकृत, और नंबर 2 इसका रूप है वो है मागधी प्राकृत, और नंबर 3 इसका रूप है महाराष्ट्री प्राकृत। अब इस पाली के सोरसेनी प्राकृत से फिर 2 रूप निकले, और उसमें सबसे मोस्ट है गुजरी अपभ्रंश। गुजरी अपभ्रंश। सवाल ये उठता है कि प्राकृत से जो अपभ्रंश निकला, इस अपभ्रंश का नाम क्या? तो इन्हीं भाषा का जो बिगड़ा हुआ रूप है उसे अपन कहेंगे क्या? अपभ्रंश कहेंगे। और अपन यदि चर्चा करें कि गुजर अपभ्रंश है, ठीक है, लेकिन इसका दूसरा पार्ट है सोरसेनी प्राकृत का बना सोरसेनी। अब तक अपने वटवृक्ष को पढ़ा इसको कि इसका विकास कैसे हुआ, कैसे उद्भव हुआ, तो एक बार पुनः दोहराव कीजिए। सबसे पहले आर्य लोग आए, आर्य भाषा कहलाई, उसके बाद में वैदिक भाषा कहलाई, फिर 2 भागों में विभाजित हुई वैदिक काल में, पाली और संस्कृत, जिनमें से पाली के फिर 3 रूप हुए। नंबर 1 सोरसेनी प्राकृत, और दूसरी मागधी प्राकृत, तीसरी महाराष्ट्री प्राकृत। और यदि बात करें सोरसेनी प्राकृत की तो इसके फिर 2 रूप हुए, एक गुजरी अपभ्रंश और दूसरा सोरसेनी अपभ्रंश। अब यदि बात करें कि वर्तमान में कौन सा मत, कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो मान्य है राजस्थानी भाषा के लिए, क्या माने इनमें से कौन से को महत्व दिया जाए, तो अपन बात करेंगे जो इतिहासकार हुए और जो कवि हुए, इनके अनुसार इनके जो सिद्धांत और जो मत मान्य है उस पर चर्चा करेंगे। यदि सिद्धांत और मत की बात करें तो नंबर 1 मत देने वाला है LP टेसीटोरी। LP टेसीटोरी ने क्या बताया है? और नंबर 2 जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन। गिरियर्सन ने इसके संबंध में क्या बताया? और नंबर 3 बात करें तो नंबर 3 पे याद रखे माणिक्य लाल वर्मा और कन्हैयालाल सेठिया, सेठिया और मोतीलाल मनेरिया। इनके अनुसार क्या सिद्धांत मान्य है, इन लोगों ने इस भाषा के संदर्भ में क्या क्या बोला है उस पर ध्यान दीजिएगा। LP टेसीटोरी ने बताया मित्रों कि ये जो राजस्थानी भाषा थी इसका काल उद्भव का है वो 12वीं शताब्दी है, और इसने ये भी बताया कि 12वीं शताब्दी में इस राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई थी वो सोरसेनी अपभ्रंश से हुई थी। सोरसेनी अपभ्रंश से हुई थी। पर्सन एग्जाम में यह आएगा कि राजस्थानी भाषा का LP टेसीटोरी के अनुसार उद्भव माना गया है, तो बता दीजिएगा सोरसेनी अपभ्रंश से, या इसकी जगह सोरसेनी प्राकृत भी आ सकता है। बात करें गिरियर्सन की, जॉर्ज इब्राहिम गिरियर्सन, इनके अनुसार बात करें तो इसने समय बताया है मित्रों 12वीं शताब्दी, सेम यही 12वीं शताब्दी। और गिरियर्सन ने इसी राजस्थानी भाषा को नागर अपभ्रंश कहा है, नागर अपभ्रंश का। और 3 नंबर, ये जो 3 माणिक्यलाल वर्मा, कन्हैयालाल सेठिया और मोतीलाल मनेरिया, ये 3 कवि लेखक हुए, इन तीनों ने इनको
राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से मानी है। यदि बात करें कि इन तीनों में से कौन सा मत है जो सर्वमान्य है, जिसको अपन मान के चले, तो सबसे मान्य मत है ये है। एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, गुजरी अपभ्रंश माणिक्यलाल वर्मा, कन्हैयालाल सेठिया, मोतीलाल मनेरिया के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो गुजर अपभ्रंश से हुई है। अब गुजर अपभ्रंश से हुई तो वर्तमान तक कैसे पहुंची, इसके संदर्भ में बात कर रहे हैं तो भाषा का एक बड़ा रूप सामने आ रहा है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक बार दोहराव कर लीजिएगा पुनः। यदि मत और सिद्धांत की बात करें कि राजस्थानी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, तो उसके संबंध में अपन बात करेंगे एलपी टेसीटोरी की। और टेसीटोरी ने बताया कि ये 12वीं शताब्दी में और सोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ। गिरियरसन, जॉर्ज इब्राहिम गिरियरसन ने बताया कि 12वीं शताब्दी में नागर अपभ्रंश से इस राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। और माणिक्यलाल वर्मा, कन्हैयालाल सेठिया और मोतीलाल मनेरिया ने बताया कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो गुजरी अपभ्रंश से हुई है। वट वृक्ष इसका याद रखिएगा, कैसे भाषा का विकास हुआ। और यदि अब इससे आगे बढ़े और बात करें राजस्थानी भाषा की, तो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनेगा कि क्या प्राचीन काल में इस भाषा को इसी नाम से जाना जाता था। बात करें प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल में इस राजस्थानी भाषा को मरु भाषा कहा जाता था, मरु भाषा। और ये जो मरु भाषा है, इस मरु भाषा को ही मारवाड़ी भाषा कहते हैं। इस मारवाड़ी को ही राजस्थान की प्रधान और मानक भाषा कहा जाता है। और यही मारवाड़ी भाषा है वो साहित्य की बोली है। किसकी बोली है? साहित्य की बोली है। गर्मी बहुत ज्यादा है, एक बार दोहराव कर लीजिएगा इसका पुनः। और बात करें यदि प्राचीन काल में क्या राजस्थानी भाषा को राजस्थानी नाम से ही जाना जाता था, तो उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में मरु भाषा के नाम से जाना जाती थी ये भाषा, और बाद में इसकी भाषा मारवाड़ी भाषा हुई। और ये मारवाड़ी प्रधान और मानक भाषा है राजस्थान की, और साहित्य के रूप भी ये मारवाड़ी भाषा है। अब यदि बात करें इसके प्रमाण की, कि क्या कोई ऐसे प्रमाण है जिससे हमें पता लगे कि यह राजस्थानी भाषा ही मरु भाषा है और ये मरु भाषा पहले भी बोली जाती थी, कोई प्रमाणिक तथ्य है तो उन पे चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 प्रमाण अपने पास ये है, कुवल्लेमाला। कुवल्लेमाला उद्योतन सूरी द्वारा लिखी गई। किसकी रचना है ये पूछ ले तो बता दीजिएगा, उद्योतन सूरी की रचना है। क्या प्रमाण मिलता है? कुवल्लेमाला में 18 भाषाओं का उल्लेख है, और इन 18 भाषाओं में इस राजस्थानी भाषा के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? राजस्थानी भाषा को मरु भाषा कहा गया है, मरु। राजस्थानी भाषा का लिखित प्रमाण यदि प्राचीन काल में कोई मिला है तो वो प्रमाण है पहला कुवल्लेमाला। रचना किसकी? उद्योतन सूरी की है। इसमें 18 भाषाओं का उल्लेख है और उसमें राजस्थानी भाषा को मरु भाषा कहा गया है। यदि दूसरे प्रमाण की बात करें तो वो है आइन ए अकबरी। किसकी रचना है? आप सब जानते हो, अबुल फजल की है। क्या प्रमाण मिला है? अबुल फजल ने इस रचना में मारवाड़ी भाषा का उल्लेख किया है। ये 2 प्रमाण है अपना। राजस्थानी भाषा के संबंध में प्राचीन काल के यदि कोई प्रमाण हमें मिले हैं तो वो प्रमाण एक तो कुवल्लेमाला रचना से मिले हैं, उसमें राजस्थानी भाषा को मरु भाषा कहा गया है, और दूसरा आईने अकबरी में अबुल फजल ने मारवाड़ी शब्द उल्लेखित किया है। जो मारवाड़ी है वही मरु भाषा है, वही प्रधान भाषा है, वही मानक भाषा है, और वही अपने साहित्य की बोली है। अब तक मैंने जो पढ़ाया उसमें राजस्थानी भाषा का विकास बताया है। अब पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक में कि इनकी क्या ऐसी शैलियां हैं जिनसे इन पे प्रभाव पड़ा है, प्रभावित हुई है या किसी बोलियों से। तो 2 ऐसी प्रमुख भाषाएं शैलियां हैं, 2 शैलियां
ऐसी है जिनसे ये प्रभावित हुई है। दो शैलियां कौन सी? यदि एक नंबर की बात करें तो वो है डिंगल, और नंबर 2 की बात करें तो वो है पिंगल। ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे पॉइंट हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, डिंगल की बात करें तो इसके संबंध में पहली बात याद ये रखिएगा कि ये पश्चिमी राजस्थान की साहित्य की भाषा है। और यदि बात करें इसकी पिंगल की तो यह है पूर्वी राजस्थान के साहित्य का रूप है। पॉइंट नंबर 1, ये डिंगल पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है और पिंगल पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। और नंबर 2, क्या अंतर है दोनों में? ये डिंगल के संबंध में बात करें तो यह चारणों की मुख्य लेखनी रही है, चारणों ने सर्वाधिक डिंगल भाषा में लिखा है। और यदि पिंगल की बात करें तो यह भाटों की मुख्य रूप से लेखनी रही है, भाटों ने इसमें सर्वाधिक काम किया है। नंबर 3 पॉइंट, अच्छा इन दोनों में अंतर, दोनों शैलियों का प्रभाव देखें तो इसमें मारवाड़ी का प्रभाव है, मारवाड़ी का प्रभाव दिखाई देता है। और यदि इसकी बात करें पिंगल की तो इसमें ब्रिज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। अब दोनों में मुख्य अंतर यह कि डिंगल कैसे लिखी जाती है, तो डिंगल है वो याद रखिए कहानियों के रूप में लिखी गई, गीतों के रूप में लिखी गई और लोक कथाओं के रूप में लिखी गई। और यदि बात करें इसके संदर्भ में पिंगल का रूप क्या था, कैसे लिखी कैसे गई थी, तो पिंगल भाषा है वो पद, छंद और दोहों में लिखी गई है। अब अपन बात करेंगे कि ये जो दोनों प्रभावित होने वाली शैलियां हैं, जिन शैलियों से राजस्थानी भाषा प्रभावित हुई है, उनमें डिंगल और पिंगल है। डिंगल पश्चिमी राजस्थान की साहित्य के रूप की भाषा है और पूर्वी राजस्थान की साहित्य के रूप की भाषा है क्या, पिंगल। और अगला अंतर मुख्य ये है कि ये डिंगल चारणों की रचना है, चारणों की लेखनी है, चारणों ने सर्वाधिक इस पे लेखन कार्य किया, और पिंगल है वो भाटों की लेखनी है। और मारवाड़ी का प्रभाव इस पे सर्वाधिक पड़ा डिंगल पे, पिंगल पे ब्रिज भाषा का पड़ा। और इसका लेखन कार्य कैसा था, तो कहानी, गीत और लोक कथाओं पे आधारित था। जबकि पिंगल का कैसा था तो बता दीजिएगा कि छंद, पद और दोहों के रूप में लिखा जाता था। क्या कोई ऐसी रचना जिसे हमें पता लगे कि डिंगल का इसमें सर्वाधिक प्रयोग किया गया, ऐसी रचना जिसमें पिंगल का सर्वाधिक प्रयोग किया? तो देखते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। अपन देखते हैं किस किस का प्रभाव पड़ा, कौन कौन सी रचनाएं ऐसी है जिनसे हमें पता चलता है कि ये डिंगल भाषा की है और ये पिंगल भाषा की है। डिंगल और पिंगल के संदर्भ में पढ़ लिया, डिंगल कैसी भाषा है और पिंगल कैसी भाषा है। रचनाओं के संबंध में यदि चर्चा करें तो राज रूपक एक अच्छा उदाहरण होगा। राज रूपक है वीर भाणी की रचना है। यदि अन्य प्रमाण देखें डिंगल भाषा के मुख्य ग्रंथ कौन कौन से है, तो अचल दास खिंचीरी वचनिका, अचल दास खिंचीरी वचनिका और राव रतन श्री वचनिका भी इसी में है। राव रतन श्री वचनिका। अन्य डिंगल भाषा के संदर्भ में बात करें तो सबसे बढ़िया प्रश्न हो सकता है नैन्सी का, क्योंकि नैन्सी ऐसा कवि था, इतिहासकार था, जिसने हिंदी और डिंगल दोनों भाषाओं पे कार्य किया था, हिंदी और डिंगल दोनों में। और डिंगल के रूप में ख्याति प्राप्त थी और हिंदी के रूप में भी थी, दोनों में लिखता था। इसी नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। और अबुल फजल कहा किसने था, तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था।
इसके संबंध में और भी अच्छे प्रश्न हो सकते हैं डिंगल के रूप में। यदि बात करूं मैं पृथ्वीराज राठौड़ की, जो बीकानेर के कल्याणमल का पुत्र था। दो पुत्र थे, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़, दोनों अकबर की शरण में थे। एक वीर योद्धा था और एक कवि था, और वही कल्याणमल का पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ है। ये जो पृथ्वीराज राठौड़ है, ये अकबर का बड़े कृपा पात्र थे। ध्यान रहे, पृथ्वीराज राठौड़ की एक रचना है, उसका नाम है वेली किशन रुक्मणीरी। ये जो रचना है वेली किशन रुक्मणीरी, इस रचना में डिंगल का सर्वाधिक प्रयोग किया है इसने। और इन्हीं वेली किशन रुक्मणी की शब्दावली को देख करके प्रभावित हुआ डॉक्टर टेसीटोरी। डॉक्टर टेसीटोरी, याद रहे मित्रों, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर टेसीटोरी ने इसी पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोज कहा है। डिंगल का हेरोज कहा है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के बड़े कृपा पात्र थे। वेली किशन रुक्मणी इसकी मुख्य रचना थी, और डॉक्टर टेसीटोरी ने इसे डिंगल का हेरोज कहा है। डिंगल के संबंध में क्या क्या याद रखना है? राज रूपक वीर बाण का अच्छा ग्रंथ है, जो डिंगल भाषा में लिखा गया है। अचल दास खिंचीरी वचनिका डिंगल भाषा में लिखी गई है। राव रतन सीरी वचनिका भी डिंगल भाषा में रची गई है। और नैन्सी की बात करें तो वो हिंदी और डिंगल दोनों का कवि है, इसीलिए मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अब्बुल फजल कहा है। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के कृपा पात्र थे, बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र थे, और ये डिंगल भाषा में रचनाएं लिखता था। और वेली कृष्ण रुक्मणी जो एक प्रेम प्रसंग की व्याख्यान के रूप में, मतलब अच्छी कहानी है, अच्छी प्रेम प्रसंग की कहानी है इसमें, और इसमें सर्वाधिक डिंगल भाषा का प्रयोग किया इसने। तो डॉक्टर टेसीटोरी ने इसे डिंगल का हेरोज कहा। अभी यदि बात करें पिंगल की, काफी और चर्चाएं रहेगी इस पे, आगे अगले वीडियो में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। एक बार बेस देख लेते हैं। यदि बात करें पिंगल भाषा की, पिंगल के संबंध में सबसे मुख्य प्रश्न हो सकता है वो ये है कि पृथ्वीराज रासो पिंगल भाषा का सबसे बढ़िया ग्रंथ है। ध्यान रहे मित्रों, इतिहासकारों ने इन्हीं पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणित ग्रंथ माना है। अर्ध प्रमाणित ग्रंथ कहा है। अर्ध प्रमाणित क्यों है, इसकी चर्चा जब हम पृथ्वीराज रासो को डिटेल से पढ़ेंगे तब करेंगे। बात करें इसकी रचयिता की, तो रचनाकार कौन, तो बता दीजिएगा चंद्रवरदाई। अच्छा प्रश्न ये है कि शुरुआत कर रहा है चंद्रवरदाई, और इसको पूरा कौन कर रहा है, तो बता दीजिएगा चंद्रवरदाई का पुत्र है, जिसका नाम है जलहण। इस जलहण ने पूरा किया। पृथ्वीराज रासो पिंगल भाषा का मुख्य ग्रंथ है। इसको इतिहासकारों ने अर्ध प्रमाणित ग्रंथ कहा है, और ये रचना किसकी? चंद्रवरदाई की है। और पूरा किसने किया? पुत्र जलहण ने। एक छोटा सा दोहा एक कवितावली में लिखा जाता है कि पुस्तक दे जलहण चले निरपकाद, अपने राजा के कार्य के लिए वो गजनी चला गया था, और अधूरा ग्रंथ छोड़ करके अपने पुत्र जलहण को सौंप के गया था, और जलहण ने इसको पूरा किया था। और इसी पृथ्वीराज रासो से हमें उन दोहों के बाद संबंध में जानकारियां मिलती है। 4 बांस 24 गज अष्टांगुल प्रमाण, ताहू पर चौहान है, जाहू पर सुल्तान है, मत चुके चौहान। अब यदि इस भाषा के संदर्भ में अन्य बात की जाए, सिद्धांत अपन ने पढ़ लिया, दोनों भाषाओं का अंतर, डिंगल पिंगल की दो शैलियों का प्रभाव है वो हमने पढ़ लिया डिटेल से। यदि वीडियो को दूसरे जाकर के अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, लिखोगे, देखोगे तो अच्छा याद रहेगा। अब यदि इसके बारे में आगे बात करें तो इसके चरण देखेंगे कि इसका विकास उद्भव कितने चरणों में हुआ और कैसे हुआ। तो इनके चरणों की बात कर रहे हैं तो इनके 4 चरण थे। मुख्य रूप से 4 चरणों में इसको बांटा गया है। जो चरण थे राजस्थानी भाषा के वो 4 चरण हैं। चरणों की बात करें, चरण नंबर 1 है। चरण नंबर 1 है गुजरी अपभ्रंश।
अपभ्रंश का मतलब किसी भी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप होता है, गुजरी अपभ्रंश। और नंबर 2 है प्राचीन राजस्थानी, प्राचीन राजस्थानी। और नंबर 3 इसका रूप है मध्यकालीन राजस्थानी, मध्यकालीन है राजस्थानी। और यदि नंबर 4 की बात करें तो अर्वाचीन राजस्थानी। भाषा विकास के 4 चरण है राजस्थानी भाषा विकास के। गुजरी अपभ्रंश है, प्राचीन राजस्थानी है, मध्यकालीन राजस्थानी है और अर्वाचीन राजस्थानी है। यदि समय की बात करें तो गुजरी अपभ्रंश का समय है वो 11 से लेकर के 13वीं शताब्दी है। और यदि प्राचीन राजस्थान की बात करें तो वो 13 से लेकर के और 16वीं शताब्दी का समय है। और मध्यकालीन की बात करें तो 16वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक का समय है। अर्वाचीन राजस्थानी की बात करें तो 18वीं शताब्दी से लेकर के वर्तमान तक का समय है। ये जो समय कहलाता है अर्वाचीन राजस्थानी का। इस संबंध में अन्य बात करें तो इतिहासकारों ने अपने अपने अनुसार इनका समय अलग अलग माना है। उन्हीं में यदि बात करें नंबर 1 कि किस इतिहासकार ने इसका कौन सा काल माना है अपने अनुसार, तो उनमें मैंने पीछे बता दिया है कि एलपी टेसीटोरी है, एलपी टेसीटोरी। इस एलपी टेसीटोरी ने 12वीं शताब्दी माना है। और उसी के संदर्भ में जॉर्ज इब्राहम गिरियर्सन की बात करें तो इसी ने 12वीं शताब्दी माना है। और उसके बाद यदि बात करें मोतीलाल मनेरिया की और माणिक्यलाल वर्मा की और कन्हैयालाल सेठिया की, तो तीनों के अनुसार इनका काल है वो रहा है 11वीं से 12वीं शताब्दी। पहले वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबा हो रहा है। यदि मेरी क्लास आपको पसंद आ रही है, लगता है आपको कि आपको समझ आएगा, तो मेरे चैनल को भवानी देवासर नाम से, मैंने मेरे ही नाम से चैनल शुरू किया है। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अच्छा सारी इसको शेयर कीजिएगा। चलिए मैं अपनी क्लास को यही विराम देता हूं और अगले क्लास में बात करते हैं। धन्यवाद।